नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज 1 जनवरी 2022 है। तो मेरे तरफ से आप लोगों को 1 जनवरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा अच्छा रहें बस। और मैं क्या कह सकता हूं। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में, कॉम्प्लेक्स नंबर। हायर क्लास में से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में बात जानते हैं। हायर क्लास में से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम ले ले, जेई का, एनडीए का, कोई भी एग्जाम ले ले, उसमें ये इस पोर्शन से आता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको उसकी बेसिक जानकारी होना चाहिए, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन इन स्टोरी। तो देखिए हम थोड़ा सा बात लिखते हैं, समझिए। इस नंबर सिस्टम से पहले इंट्रोडक्शन में लिखे बिफोर दिस नंबर सिस्टम, मतलब दिस नंबर सिस्टम से पहले मतलब क्या हो गया, मतलब बिफोर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से पहले द रियल नंबर सिस्टम, the real number system was the greatest number system, ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन में लिखा रहे, लिखना है तो लिखिए, नहीं तो सुनिए। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से पहले रियल नंबर सिस्टम जो था वो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम था। अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। बिफोर दिस नंबर सिस्टम द रियल नंबर सिस्टम वाज द ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम, ठीक है। बट देयर आर सो मेनी इक्वेशन, लेकिन सो मेनी इक्वेशन, बट देयर आर so many equations that is x square plus 1 equal to 0, x square plus 2 equal to 0, x square plus 3 equal to 0, dot 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 dot, whose solutions are not present in real number system। बात को समझना है। कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से पहले रियल नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता था, लेकिन बहुत सारा ऐसा इक्वेशन है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये सब बहुत सारा ऐसा इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं है, जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, आप क्या कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। बताइए स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या रियल नंबर सिस्टम में मौजूद है? नहीं है। यानी x का यहाँ पर ऐसा इक्वेशन जब सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट में आ जाएगा, जिसका सॉल्यूशन जो है रियल नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं है। देखिए रियल नंबर सिस्टम में मौजूद क्यों नहीं है, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन आर नॉट प्रेजेंट इन रियल नंबर सिस्टम, जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं है। तो कारण दे सकते हैं बिकॉज, क्योंकि देयर इज नॉट ए सिंगल नंबर, because there is not a single number whose square is negative,
जिसका स्क्वायर निगेटिव होता हो। क्या लिखा? देयर इज नॉट ए सिंगल नंबर, कोई भी सिंगल रियल नंबर नहीं होता। देयर इज नॉट ए सिंगल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव। ठीक है, इस सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो रियल नंबर सिस्टम में नहीं होता, रियल नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं है, क्योंकि रियल नंबर का कोई भी सिंगल रियल नंबर हो, कोई भी ऐसा सिंगल रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव हो। अरे 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, रियल नंबर है। 6 का स्क्वायर कर दीजिए 36। तो क्या दुनिया में कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता हो? नहीं, साफ बात है नहीं। जब कोई भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं होता हो तब इसका सॉल्यूशन फिर कैसे रियल नंबर में मौजूद होगा? इसीलिए इस सारे सॉल्यूशन को, इसी सारे का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ तक आप समझे, बिफोर दिस नंबर सिस्टम यानी बिफोर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम द रियल नंबर सिस्टम वाज द ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से पहले रियल नंबर सिस्टम सबसे बड़ा नंबर सिस्टम हुआ करता था। बट देयर आर सो मेनी इक्वेशंस लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 हुज सॉल्यूशन आर नॉट प्रेजेंट इन रियल नंबर सिस्टम। लेकिन बहुत सारा ऐसा इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिंगल रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। यहां तक आप समझे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब लिखिए, फ्रॉम एबव डिस्कशन, ऊपर कितना सा डिस्कशन से इट इज क्लियर दैट, ये साफ हो गया कि द रियल नंबर सिस्टम इज इनकम्प्लीट एंड और इनएडिक्यूट। ऊपर के डिस्कशन से क्लियर हो गया कि रियल नंबर जो है वो इनकम्प्लीट और इनएडिक्यूट है। Thus, there is a need of extension of real number system। चूंकि रियल नंबर सिस्टम आपका इनकम्प्लीट है अभी भी और इनएडिक्यूट है, इसीलिए रियल नंबर सिस्टम को हमें एक्सटेंड करने की जरूरत है। देयर इज ए नीड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर सिस्टम। अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं हम लोग, लिखिएगा, आफ्टर द डिस्कवरी of an imaginary number I, इसे आयोटा कहते हैं, for the square root of -I। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इमेजिनरी नंबर I को क्या बोलते हैं? आएटा। फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1 बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन आइलर कहता है कि जब एक इमेजिनरी नंबर I का खोज हो गया, -1 के स्क्वायर रूट के लिए, यानी -1 का यदि हमें स्क्वायर रूट करना हो तो उसके लिए I लिख देते हैं। ये चीज प्रूफ भी होता है। तो इस चीज का यानी आयोटा का जब डिस्कवरी किया गया एक ग्रेट मैथमेटिशियन आइलर के द्वारा,
तब कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा थोड़ा आपका समझ में आने लगा। माइनस बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन आयलर, तो एक न्यू नंबर केम इनटू एग्जिस्टेंस नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो ए न्यू नंबर यहां पर लिख दीजिए, ए न्यू नंबर केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो एक नया नंबर आपका एग्जिस्टेंस में आया, नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। देखिए, जब एक ग्रेट मैथमेटिशियन आयलर साहब के द्वारा एक इमेजिनरी नंबर आई का खोज कर दिया गया -1 के स्क्वायर रूट के लिए, -1 के स्क्वायर रूट के लिए, तब एक नया नंबर आपका एग्जिस्ट किया और उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। पूरा चैप्टर में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम ही डील करेंगे, ध्यान से देखते जाना। एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। इंट्रोडक्शन ये है, बिफोर दिस नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम से पहले द रियल नंबर सिस्टम वाज द ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम जो था वही ग्रेटेस्ट नंबर सिस्टम था। बट देर आर सो मेनी इक्वेशन, लेकिन बहुत सारा ऐसा समीकरण था जैसे कि x² + 1, x² + 2, x² + 3, ऐसा सॉल्यूशन था जिसका सॉल्यूशन जो है रियल नंबर सिस्टम में मौजूद नहीं था। अब पूछेगा रियल नंबर सिस्टम में उसका सॉल्यूशन मौजूद क्यों नहीं था? क्योंकि कोई भी सिंगल रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। देयर इज नॉट ए सिंगल रियल नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर निगेटिव होता है। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट द रियल नंबर इज इनकम्प्लीट और इनएडिक्यूट। ठीक है, हाँ, ऊपर के डिस्कशन से हमें ही मालूम पड़ा कि रियल नंबर क्या है, इनकम्प्लीट है, मतलब पूरा नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है, उसमें और भी चीज ऐड होने की जरूरत है। क्योंकि जब ऐसा इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा रियल नंबर, क्योंकि ऐसा इक्वेशन का सॉल्यूशन ही जब रियल नंबर में नहीं है तो क्या का रियल नंबर और भी एक्सटेंड करना है। तो आफ्टर द फिर क्या हुआ, एक आई आयटा यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है। जब उसका खोज जो है ग्रेट मैथमेटिशियन आयलर साहब के द्वारा जब हुआ तो न्यू नंबर जो है एग्जिस्ट करने लगा जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इतना बेसिक बात था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिए। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम डील करेंगे। यहां तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टोरी आपने देखा। अब यहां से मेन चीज आपका स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहीं से मेन चीज आपका स्टार्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर हेडिंग देना, नीचे लिखना है। देखिए, एनी नंबर of the form x plus iy where x and y both are real known as complex number, known as complex number denoted by Z। कहता है कोई भी नंबर यदि इस रूप में हो, x + i y के शक्ल में हो, जहां
एक्स प्लस आई वाई के शक्ल में, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, और जहां एक्स और वाई दोनों रियल हो, जहां एक्स और वाई जो है दोनों रियल नंबर हो, तब उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और उसे जेड से डिनोट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कुछ एग्जाम्पल देंगे, आपको पहचानना है एग्जाम्पल। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 प्लस 3i क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? बिल्कुल। 2 क्या कॉम्प्लेक्स है? बिल्कुल। अरे 2 कॉम्प्लेक्स नहीं यार, 2 को नहीं लिख सकता। 2 प्लस 0 इंटू आई, बिल्कुल है। एग्जाम्पल और लिख लीजिए, 5/2 प्लस 3/5i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, तो ये सब भी कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, यहाँ तक आप समझे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कोई भी नंबर यदि शक्ल का एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म हो, जहाँ एक्स और वाई दोनों क्या हो, रियल हो, उसे कॉम्प्लेक्स कहेंगे और डिनोट करेंगे जेड से। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, एक्स को क्या कहेंगे? एक्स इज कॉल्ड रियल, हाँ यहां से नोट करके लिखना है पहला, यहां पर x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। x को हम लोग z का रियल पार्ट कहेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहेंगे। इससे हम लोग ऐसे भी लिखेंगे REZ, मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर x को क्या कहेंगे? x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z। x को हम लोग z का रियल पार्ट कहेंगे। x और y जो रियल नंबर बिलोंग करता था, जिसमें रियल नंबर से बिलोंग करता है, उसमें x को हम लोग z का रियल पार्ट कहेंगे। ठीक है। सिमिलरली नंबर 2 में y इज कॉल्ड, y को क्या कहेंगे? y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y को हम लोग z का इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, क्योंकि y के साथ i लगा हुआ है, इसीलिए y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y को हम लोग z का इमेजिनरी पार्ट कहेंगे और इसे हम लोग IMZ से सूचित करेंगे। ठीक है। तीसरा बात इसमें देखिएगा, इफ x इक्वल टू 0 देन, यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x 0 हो जाए, अरे सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में यदि x 0 हो जाए तो आई वाई बचेगा, तब हम z को क्या कहें? देन अच्छा, यदि x 0 हो, यदि x आपका क्या हो, 0 हो, देन z इज कॉल्ड, तो z को क्या कहेंगे? z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा वो। यदि x 0 देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। इफ y 0, यदि y 0 आ जाए तो y 0 यानी z इक्वल टू एक्स बचेगा, देन तब z इज कॉल्ड प्योरली रियल। तो z को क्या कहेंगे? तो z को हम लोग प्योरली रियल कहेंगे। 4-5 बात ये नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग समझे, लिखे यहाँ तक y 0, तो z को क्या कहेंगे? प्योरली रियल। 5वां पॉइंट में लिखना है, इफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यदि x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, देन तब, यदि x भी 0 हो जाए और y भी 0, x भी 0 यानी z इक्वल टू 0, देन तब z इज कॉल्ड, तो z को क्या कहेंगे? z इज कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जीरो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। z इज कॉल्ड जीरो कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है आप 5 पॉइंट समझ गए होंगे। अगर फिर से रिपीट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर यदि एक्स प्लस आई वाई के रूप में हो, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, जहां एक्स और वाई दोनों रियल हो, जहां एक्स और वाई दोनों क्या हो, रियल हो, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और उसे जेड से डिनोट करते हैं।
जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनफैक्ट 2 क्या है, प्योरली रियल है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, तो एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, जेड का रियल पार्ट कहते हैं, आर ई जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड को सूचित किसे करते हैं, आर ई जेड से। उसी प्रकार से इसमें y को क्या कहते हैं, z का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसे आई एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ x इक्वल टू 0, यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में x 0 आ जाए तो z इक्वल टू आई वाई आएगा, तो आई वाई को फिर हम लोग z को क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी। y 0 हो जाए तो z को प्योरली रियल, x और y दोनों 0 हो जाए तो z को जीरो कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब। Representation of complex number on Argand diagram, on Argand diagram। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, वही पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन डायग्राम। समझिए, लिखिए इससे पहले, रिप्रेजेंटिंग x प्लस आई वाई representing x plus iy as coordinate form x comma y is due to Argand that's why such representation is called Argand representation। बात को समझिए, जैसे कि x प्लस आई वाई आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, यदि इसमें x और y को लेके आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हो, यदि x और y को लेके, देखिए इसमें दो वेरिएबल x और y, चाहे x और y दोनों रियल होता है, तो x और y को यदि आप ले लें, x और y को ले ले तो उसे आर्गन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यदि इसका वेरिएबल x और y को ले ले तो उसे क्या कहते हैं, आर्गन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और इस चीज को सबसे पहले शो जो है वो आर्गन साहब किए थे, एक मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने यही कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आर्गन डायग्राम के अनुसार आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ऐसे रिप्रेजेंटेशन को आर्गन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। समझ गए? तो कहीं पर भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, z इक्वल टू 2 + 3i माइनस 3 + 2i 0, कुछ भी हो, उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बात सत्य है और इसे आर्गन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, क्योंकि आर्गन साहब ही पहले ऐसा किए थे, उन्होंने ये बताया था। अब एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, जैसे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है 2 + 3i, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, तो आप इसे जो है कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2, 3 आर्गन डायग्राम के अनुसार लिख सकते हो। फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आता है -3 + 4i, फिर आप इसे क्या कर सकते हो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + i, 3 और 4 दोनों रियल है, फिर इसे आप आर्गन डायग्राम से लिख सकते हो क्या, -3, 4।
ये भी क्या आर्गन रिप्रेजेंटेशन है। फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे भी आप क्या कर सकते हो, कॉस थीटा कोऑर्डिनेट फॉर्म एक्स की जगह कॉस थीटा है और वाई की जगह साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हो, यानी इसे भी कोऑर्डिनेट की शक्ल में आप लिख सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। जेड इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। 2 क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए जितना भी रियल नंबर है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। 2 कोई देखे क्या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्यों नहीं है भाई साहब, क्योंकि x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है, ऐसा बात नहीं है। 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 को लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आई, कॉम्प्लेक्स नंबर बचा। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आर्गन डायग्राम के अनुसार 2,0। कोई कहेगा z इक्वल टू 2i, 2i क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है। 2i को नहीं लिख सकते हैं 0 प्लस 2i, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोला ना, जितना भी रियल नंबर है सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अभी फिलहाल आर्गन रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0,2, ठीक है। z इक्वल टू 2i है, तो 2i को अपन कितना लिख दिया 0 प्लस 2i। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, x0 है, x0 है, y2 है, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो ये है ही, इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है। एक बात और समझिए, यहाँ पर 2 0 है, y 0 है, तो ये क्या हो गया आपका, एक तरह से आपका प्योरली रियल हो गया, प्योरली रियल हो गया क्योंकि y यहाँ 0 है, y यहाँ 0 है, तो प्योरली रियल हो गया। अभी बताया था y 0 है तो z प्योरली रियल होता है। यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 0 है, तो ये क्या हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया। y 0 है तो प्योरली रियल और x 0 है तो प्योरली इमेजिनरी। अब z इक्वल टू 0, कहते हैं 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल है, 0 को नहीं लिख सकते, 0 प्लस 0i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर आर्गन के अनुसार 0,0 का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, 0,0 कोऑर्डिनेट बन जाएगा, यानी ये आपका 0 0 होता है। यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, तो x भी 0 और y 0 होता है, तो इसे क्या कहते थे, 0 कॉम्प्लेक्स कहते थे, 0 कॉम्प्लेक्स कहते थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए आगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका आना है। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज x, y। अभी तो समझना है, समझिएगा ध्यान से। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव निगेटिव, एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत, माना कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लाई कर रहा है, माना कि स्पेस में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लाई कर रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, यानी कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x, y। आप कहिएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y कैसे आ गया, तो इस नंबर को देख के हम लोगों ने ये पॉइंट लिखा, क्योंकि आर्गन रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ाए हैं और आर्गन रिप्रेजेंटेशन कहता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यदि x प्लस आई वाई हो तो उसे आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आर्गन रिप्रेजेंटेशन के अनुसार हम लिख सकते हैं। तो ही तो था, यहाँ पर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, तो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट फॉर्म में p को x, y लिख दिया, x, y लिख दिया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिया, सही बात है। अब इस पॉइंट से x एक्सिस पर आप एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, तो इस पॉइंट से जैसे ही आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ से अपने परपेंडिकुलर डाला, माना कि L परपेंडिकुलर डाला, x एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर क्या है, O,
एल। इस पॉइंट से पी से आपने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला एल पॉइंट पे, ठीक है। एक्स एक्सिस ये होता था, वाई एक्सिस ये होता था और ये ओरिजिन होता था। यहां तक समझ गए। अब ध्यान दीजिए, कोई पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, उससे आपने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर, उससे आपने परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पर। इसका क्या मतलब कि एक्स एक्सिस की दूरी, इस बिंदु एक्स कॉमा वाई को देख के आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, यानी क्या सोच सकते हैं कि ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट एल है, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट एल है उसकी दूरी एक्स रही होगी, और ये ऊंचाई और ये पॉइंट पी से परपेंडिकुलर की दूरी वाई रही होगी। आपने 10th क्लास का कोऑर्डिनेट लगा दिया होगा। ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई, इसके मतलब यही हुआ, जब इस पॉइंट से आपने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला एल पॉइंट पर, तो मतलब हुआ कि इस पॉइंट एल की ओरिजिन से दूरी एक्स रही होगी और ये ऊंचाई वाई रही होगी, बिल्कुल। अब पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दीजिए। जैसे इस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिलाइएगा, जैसे इस पॉइंट को ओरिजिन से आप मिलाइएगा, तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन सीधा चढ़ा हो सकता है, देख सकना। तो मान लेते हैं कि ये जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया होगा। मान लेते हैं कि ये लाइन जो है ओपी जो है एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया होगा। ओपी दूरी है, ओपी को मान लेते हैं कि ओपी दूरी आर है। मान लेते हैं क्या ओपी दूरी कितना है, आर है, ठीक है। और ओएल तो आपका एक्स आया ही है इस कोऑर्डिनेट को देख के, और पीएल आपका वाई है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब इस आर दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इस आर दूरी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस। इस आर दूरी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस आर दूरी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये थीटा एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर है, ये लाइन के द्वारा, ये लाइन जो यहाँ पर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताइए कोई। इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं या एग्रीमेंट कहते हैं। इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं या एग्रीमेंट कहते हैं। देखते जाइए, यहां से चाहे तो आप कॉस थीटा निकाल सकते हो इन ट्रायंगल पीएलओ में, त्रिभुज पीएलओ में राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कॉस थीटा पर कितना आ जाए, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपका ओएल बाय ओपी आ जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। ओएल कितना है, एक्स है, और ओपी कितना है, ओपी आपका आर है। तो यहां से आपका x इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा, ओपी इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा, ध्यान रखना। सिमिलरली आप साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, पीएल बाय ओपी। साइन थीटा इक्वल टू पीएल कितना है y, और ओपी कितना आर। तो आपका y इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा आपका आ जाएगा। बताइए लिखा आपने, ठीक है। आगे देखिए, आपको टेन थीटा निकालने का मन किया तो टेन थीटा भी निकाल लीजिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस बाय बाय एक्स। टेन थीटा वाई बाय एक्स है, तो थीटा इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, टेन इनवर्स बाय बाय एक्स, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना तो लिख ही सकते हो यार, नहीं लिख सकते हो बिल्कुल।
तो r इक्वल टू आप कितना लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल, यहां तक समझे। तो आपने r इक्वल टू क्या निकाला, ये दूरी जो कितना था, ये ओपी जो दूरी था वो r था, ये जो ओपी दूरी था वो r था। r क्या होता था, मॉडुलस होता था या मैग्नीट्यूड होता था किसका, ये z वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका। r क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जो है या मॉडुलस रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, और एग्रीमेंट या एम्पलीट्यूड इसका थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आता है। यहां तक आप समझे, पहले निकालना सीख गए ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, रिमार्क में एक बात लिख लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई भी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉडुलस z, वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा या जो एग्रीमेंट होगा, इसका जो एग्रीमेंट होगा ये थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10। एग्रीमेंट मतलब क्या, कि ये लाइन जो है ओपी दूरी जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बनाया, तो थीटा बनाया, तो एग्रीमेंट जिसका हो जाएगा वो 10 इनवर्स बाय एक्स हो जाएगा। इनफैक्ट एग्रीमेंट निकालने का भी एक तरीका बताएंगे, ये एग्रीमेंट हर कॉम्प्लेक्स नंबर पर वैलिड नहीं है, साइन चेंज होगा तो एग्रीमेंट भी चेंज होगा, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, हम बताएंगे बढ़िया से। तो एग्रीमेंट जेड कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स बाय एक्स हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है करके आपको, कोई पूछे मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कितना होगा, मॉडुलस ऑफ जेड बोले या मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बोले तो आप क्या कर दीजिएगा, इक्वल टू मॉड जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पूछ ले तो उस दोनों एक्स और वाई का जो वैल्यू रहता है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देना, दोनों के स्क्वायर को जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल देना। तीसरा, कहीं पर आपसे पूछे एग्रीमेंट जेड पूछे या ऐसे पूछ दे ए आर जेड, बात एक ही समझना है, एग्रीमेंट ऑफ जेड या अर्ग जेड। एग्रीमेंट ऑफ जेड लिखे लंबा करके या शॉर्ट में अर्ग जेड लिख ले, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड लिखे या एम्प जेड लिखे, एक ही बात समझना, कितना होता है 10 इनवर्स बाय एक्स होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कहां से आया, उसका मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, एग्रीमेंट, मैग्नीट्यूड, वो सारा हम बता दिए। ठीक है, आप उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको सुविधा हो जाए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड एग्रीमेंट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला,
√3 + 2i, दूसरा 2 + 2i, तीसरा 3 + 4i। बनाइए। पहला देखिए, पहला आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = √3 + 2i। उसने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड निकाले तो मॉड z कितना हो जाएगा, √x का जगह कितना है √3 और y की जगह कितना है 2, तो x² + y² कर दिया, √3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 3 + 4 यानी √7। √7 क्या हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। आपसे पूछे अर्ग z मतलब एग्रीमेंट z यानी थीटा आपसे पूछे, तो थीटा = कितना कर दीजिएगा, tan 1 y/x कर दीजिए, यानी 2/√3 कर दीजिए, यही हो जाएगा। दूसरा नंबर में z = 2 + 2i दिया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, यानी मॉडुलस हो जाएगा x की जगह भी 2, y की जगह भी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 यानी 2√2। 2√2 क्या हो गया, 2 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आपका आ गया, मॉडुलस आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब आपको एग्रीमेंट z निकालना है, तो निकाल दीजिए। एग्रीमेंट z कितना होता है, tan 1 y/x। tan 1 y/x मतलब क्या हो गया कि 2/2 यानी tan 1 1 यानी π/4। ठीक है, अब आपसे जैसे कोई पूछ ले क्या, ये तीसरा में √3 + √3i कर देना है, 3 + √3i। तीसरा नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दे दिया z = कितना 3 + √3i। मैग्नीट्यूड पूछे यानी मॉडुलस पूछे, वही हुआ मैग्नीट्यूड मॉडुलस वही हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z = कितना कर देना है 3 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, 9 + 3 12 √12। एग्रीमेंट z पूछ दे, इनकी खत्म हो जाता है 12 मार्कर का। कोई आपसे एग्रीमेंट पूछ दे, एग्रीमेंट ऑफ z कितना होता है, तो कितना करना, tan 1 y/x कर देना। x यहाँ पर कितना है 3 है और y √3 है, यानी √3/3 कर दीजिएगा। tan 1 √3/3 मतलब 1/√3, 1/√3 मतलब 30 डिग्री, π/6 आ गया। देखिए, एग्रीमेंट निकालने का एक तरीका होता है, अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर √3 - 2i या -√3 + 2i होता है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि प्लस माइनस का आ जाए तो उसमें एग्रीमेंट चेंज होता है, एग्रीमेंट निकालने का फिर अलग तरीका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड एग्रीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके आगे लेक्चर पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, आज तक यहीं तक रहने देते हैं, ऑलरेडी 40-50 मिनट हो गया है। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। अगर यहाँ तक आप पढ़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत धन्यवाद के पाते अगर यहाँ तक आप कंसिस्टेंस पढ़ें तो। ठीक है, थैंक यू।